एक बार फिर से मैं धर्म आपका स्वागत करता हूं धर्म क्राइम स्टोरी में। यहां हम बात करेंगे पिछले 2 दिन पहले एक बड़ा ही तेजी से घटनाक्रम घटित हुआ था, जहां पर एक महिला शिक्षिका को दिन दहाड़े उसके कनपट्टी पे गोली लगाकर बदमाशों ने उसे मार दिया था। और वह बड़ी ही दिल दहला देने वाली घटना वहां घटित हुई। इस घटना से पूरा देश जो है स्तब्ध रह गया था कि कोई शिक्षिका को किस लिए गोली मार सकता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वो शिक्षिका रहने वाली कहाँ की थी और कहाँ पर यह घटनाक्रम हुआ था और किन लोगों ने उसे गोली मारी थी और क्यों मारी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बता दें कि देखिए, उत्तर प्रदेश का जिला एक पड़ता है बाराबंकी, जो लखनऊ के बगल का है। वहाँ पे रेवेन्यू इंस्पेक्टर की पोस्ट पर जो है तैनात हैं लक्ष्मीकांत वर्मा। उनकी 3 बेटियां होती हैं और तीनों ही शुरू से ही पढ़ने में होशियार थी। साल 2023 की बात है, बीपीएससी के टीचर के लिए आवेदन करती हैं। बीपीएससी यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, यानी बिहार में जो है वैकेंसी निकलती है, तो वहाँ टीचर की वैकेंसी निकलती है। उसके लिए ये तीनों की तीनों अप्लाई करती हैं। ठीक है, और तीनों जो है पढ़ने में काफ़ी तेज होती हैं, तो इसलिए उन तीनों का सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, और उनके पिता जो लक्ष्मीकांत वर्मा हैं, वो जो है बहुत खुश होते हैं अपनी तीनों बेटियों की इस उपलब्धि पे। और उन्होंने जो है जो सबसे तीसरे नंबर की जो बेटी होती है शिवानी, ठीक है, और शिवानी की ही हत्या की गई होती है। तो शिवानी जो है काफ़ी पढ़ने में तेज होती है, तो उनके पिता कहते हैं कि तुम्हें जो है डीएम बनाना चाहते हैं हम, तुम इस टीचर की तैयारी क्यों कर रही हो। ठीक है, लेकिन तो शिवानी ने कहा कि पापा, आप हमारी इतनी जिम्मेदारी उठा रहे हैं, आप, और मैं चाहती हूं कि जैसे ये नौकरी करके मैं आपकी जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा कम करूं, जो भी है। ठीक है, और यूपीएससी की मैं तो तैयारी करती रहूंगी, उसके बाद मैं डीएम भी बनूंगी, ये बिल्कुल, और मैं तैयारी करना नहीं छोड़ूंगी। तो बेटी ने जैसा कहा वैसा उसके पिता ने मान लिया कि ठीक है, तुम तैयारी मत छोड़ना, लेकिन इसी को लेकर नहीं रहना है। तो उसने एग्री किया कि नहीं पापा, मैं डीएम की तैयारी करूंगी। ठीक है, और उसका जो सिलेक्शन होता है तो वह होता है अररिया में। बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है अररिया, वहां पे सबसे छोटी बेटी का सिलेक्शन होता है, मतलब वहां पे उसकी नौकरी लगती है। जो बीच वाली बेटी होती है उसका जो है समस्तीपुर में लगता है, जो सबसे बड़ी होती है वो पटना में उसका लगता है। यानी तीनों बेटियां जो है, तीनों जो है बीपीएससी में वो सेलेक्ट होती हैं और तीनों टीचरों के पद पे होती हैं। ठीक है, अच्छी खासी नौकरी कर रही थी। नौकरी करते करते उसका सुबह शाम, मतलब एक्चुअल वहां पे क्या था कि स्कूल से पढ़ाने के बाद उन्होंने कमरा ले रखा था और वहां पे जो है सुबह शाम जाना आना रहता था अपना। सुबह कमरे से वो गई स्कूल और स्कूल से अपना वापस कमरे पे आई। और यूपीएससी की तैयारी उसने जारी रखी थी। 7 से 8 घंटे की वो तैयारी भी कर रही थी। और अमूमन डेली की तरह एक दिन वो अपने घर से निकलती है स्कूल जाने के लिए। तो 3 दिसंबर 2025 को वह अपने अररिया में जो है 9:20 के आसपास वक्त हो रहा होगा सुबह का, वो जो है अपने स्कूटी से नरपतगंज एक जगह लगती है, वहां से निकलकर एक शिव मंदिर है, उस शिव मंदिर के पास ही बाइक के पास 2 खड़े व्यक्ति जो है, लड़के बैठे रहते हैं काफ़ी देर से। इस बीच एक टीचर वहाँ पे आती है और टीचर जैसे आ रही होती है, मतलब वो शिवानी आ रही होती है, उसको रोकने का इशारा करते हैं। और इशारा करने के बाद कहता है कि मैडम, आपसे बातचीत करनी है। अभी इनकी बातचीत का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि कुछ कहने वाली स्थिति में एक जो है आदमी, जो दूसरा था, उसने हथियार निकाला और एक के बाद एक जो है 3 गोलियां उस टीचर को मार देता है और वो टीचर जो है धड़ाम से गिर जाती है। पास में खेतों में काम कर रहे जो मजदूर जो हैं वो भाग कर, तब तक वो व्यक्ति जो है अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके भाग जाते हैं। और इस तरह जो खेतों में काम कर रहे होते हैं उन लोगों ने यह देखा रहता है, उन्होंने तुरंत जो है पुलिस को फ़ोन करते हैं। वहाँ से 1 किलोमीटर दूर मैडम का स्कूल होता है, वहाँ भी खबर पहुँचाई जाती है, पूरा स्टाफ आता है और पुलिस भी आ जाती है। पुलिस के आला अधिकारी भी आते हैं और वह जो है पता करने की कोशिश करते हैं टीचर को गोली किसने मारी। और उस किसान से पता चलता है कि जो मोटरसाइकिल पे 2 लोग आए थे, उन लोगों ने उसे गोली मारी है। ठीक है, लेकिन इससे पहले जो है वो बचाने की कोशिश करते हैं, हॉस्पिटल ले जाने की बात करते हैं, लेकिन वो पहले ही मर चुकी होती है। तो शिवानी वर्मा जो है, एक तरह से उनका जो है मृत्यु हो चुकी होती है। मीडिया वाले पहुंचते हैं और कोशिश करते हैं आखिर इस हत्या का मोटिव क्या था, और मोटिव जो है किसी को नहीं मिल रहा था। इस पे सभी आकलन ही लगा रहे थे। तो इसी बीच आकलन लगाने में जब बहन को खबर मिलती है तो बहन भी जाती है वहां पर और वह जो है पुलिस को बताती है कि जिस विद्यालय में उसकी बहन जो है शिवानी जो है पढ़ाती है, वहीं पर एक लड़का होता है रंजीत कुमार, जो शिक्षक है, और वह जो है काफ़ी दिनों से उस पर जो है शादी का दबाव बना रहा था।
ठीक है, और उसको जो है काफ़ी मतलब एक तरह से एक तरफ़ा प्रेम करके उसको मतलब बात कर रहा था और बात करने में उसको, लेकिन इसकी बहन ने कहा था कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं, मैं पूरा का पूरा पढ़ाई पे कॉन्संट्रेट कर रही हूँ। और वह बताती है कि 3 महीने पहले जो है वो मतलब परेशान करना उसको बंद कर देता है, क्योंकि उधर उसकी शादी हो गई होती है। लेकिन पिछले 15 दिनों से फिर वो अपने उसी हरकत में आता है। तो जब ये हरकतें फिर चालू होती हैं तो उसके बहन के द्वारा बताया जाता है कि रंजीत जो है फिर से उसी तरह की हरकत कर रहा था। तो बहन कहती है कि मेरा पूरा का पूरा शक उसी पे जाता है। तो पुलिस के द्वारा उसको अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट करके उससे जो है पूछताछ की जाती है। और जब पुलिस जो है उससे पूछताछ की जा रही है तो वो एक ही जवाब देता है और कहता है कि मैं केवल वो करता हूँ और अपनी सारी, और उससे पूछा जाता है कि तुम उस समय कत्ल के समय कहाँ थे, तो उसने सारा प्रूफ दिया कि मैं तो स्कूल में ही था। और सारे उसके फ़ोन कॉल्स और सारे मोबाइल भी खंगाले जाते हैं, लेकिन पुलिस को उससे कोई सफलता नहीं मिलती है। और एक तो उत्तर प्रदेश की रहने वाली शिक्षिका थी और उसकी हत्या बिहार में होती है। तो पुलिस को जो है सीधे सीधे सरकार की तरफ से भी आदेश था कि आप ये पता कीजिए, क्योंकि अंतर राज्यीय मामला हो गया है ये, कि उत्तर प्रदेश की अगर कोई महिला या कोई आके यहाँ पे रह रहा है उसकी हत्या कर दी जाए, उसका कारण या मोटिव खोजना है आपको कि यह कत्ल जो है क्यों हुआ है। वह उसके कमरे में भी जाते हैं। आखिरकार पुलिस जो है शिक्षिका के कमरे की भी तलाशी लेती है और वहाँ तलाशी लेने के बाद, वहाँ जब तलाशी लेती है उसको अंदर सारी किताबें मिलती हैं, प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाली किताबें, और वहाँ पे जो है सभी खंगालती है, लेकिन वहाँ से भी उसको कोई सुराग नहीं मिलता है जिससे पता चले कि उसकी हत्या क्यों की गई है। फिर पुलिस जो है उसके नंबर को सर्विलांस पे लगाती है, सीडीआर निकलवाई जाती है। सर्विलांस पे लगाने के बाद जब देखा जाता है कि कोई मतलब ही नहीं है किसी से बातचीत करने का, ना ही कोई आता था ना जाता था, ना किसी से बातचीत होती थी, तो पुलिस को भी लगता है और पुलिस परेशान हो जाती है कि आखिर इस लड़की को कत्ल करने का मोटिव क्या है। और ये मोटिव जो है उन्हें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। और पुलिस जो है अब जो है सीसीटीवी कैमरों को खंगालना चालू करती है और देखना चालू करती है कि जो बाइक पे जो 2 लड़के आए थे वो लड़के कहाँ के हैं, किस तरह से हैं, और उनकी गाड़ी को भी ट्रेस किया जाता है। और मतलब पुलिस वो सारी चीज़ें करने की कोशिश करती है जिससे वह जो है कातिलों तक पहुँचे। उसने मुखबिर भी लगा दी है पुलिस ने। तो इस तरह का जो भी संदिग्ध जो है उसके बारे में एक मुखबिर बताता है कि इनमें से एक लड़का जो है मोहम्मद मारूफ पुत्र ताहिर, थाना फारबिसगंज रामपुर का, वार्ड नंबर 1 का निवासी है। पुलिस को जैसे ही ये एक मतलब एक सुराग मिलता है, एक सूचना मिलती है, तो वो तुरंत एक्टिव होती है। एक तरह से कह सकते हैं कि एक खोई हुई जो आस जो अभी तक इधर उधर भटक रहे थे उसमें एक छोटी सी रोशनी देखने को मिलती है और पुलिस तुरंत एक्टिव होती है और वो तुरंत उस लड़के को पकड़ने के लिए निकल पड़ती है और वह लीड छोड़ना नहीं चाहती है और वह पुलिस पहुंचती है मोहम्मद मारूफ के पास। मोहम्मद मारूफ के पास जाके उससे बातचीत शुरू करती है। पुलिस सख्ती से पेश आ रही थी, पुलिस कोई ढील नहीं दे रही थी। जब उसने पुलिस से इस सख्ती से पेश आना तो थोड़ी देर में वह टूट जाता है, कहता है साहब गोली तो मैंने ही चलाई है, बस इतना था कि पुलिस ने उससे पूछा आखिर तुमने गोली क्यों चलाई है, मोटिव क्या था, तुमने क्यों मारा है, क्योंकि पुलिस इस सवाल का जवाब पिछले दिनों से बहुत परेशान कर रहा था उसको। फिर कह रहा है तुम्हारे साथ कौन था, तो उसने कहा साहब मेरे साथ एक लड़का है जिसका नाम सोहेल है, उसके बाप का नाम फिरोज है, जो रेफरर फारबिसगंज का निवासी है। पुलिस ने सोहेल को भी गिरफ्तार किया और मारूफ को भी। फिर उन्होंने उससे पूछा कि तुमने गोली क्यों चलाई, तो उसने कहा कि साहब हमें इस काम के लिए 3 लाख मिले थे। तो उसने कहा कि 3 लाख किसने दिए थे, तब एक छोटू का नाम आता है और साथ ही एक नाम आता है राजू का। पुलिस फिर छोटू के पास जाती है, उसके बाद राजू के पास जाती है। छोटू राजू को भी हिरासत में लिया जाता है। फिर उनसे पूछा जाता है कि तुम्हारे पास 3 लाख कहाँ से आए, तुमने गोली क्यों चलाई या क्यों चलवाई। जब पुलिस ने उस दोनों से सख्ती से कहा तो उन्होंने कहा साहब हमें गोली चलाने के जो आदेश दिया था वो एक महिला है और जिसका नाम है हुस्न आरा, जो फारबिसगंज की निवासी है। हुस्न आरा के नाम सुनते ही पुलिस की ये समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार एक महिला जो है दूसरी महिला के शिक्षक से क्या लेना देना हो सकता है। तो इस पे जो है पुलिस फिर से उससे सख्ती से पूछताछ करती है। तो पुलिस ने हुस्न आरा को हिरासत में लिया और उसे गिरफ्तार किया और उससे पूछा कि तुमने उसे क्यों मरवाया। तो वो कहती है कि उसका पति जो है व्यापारी है और इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता है, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता है, उसका नाम साकिर है और साकिर जो है एक महिला शिक्षिका से अवैध संबंध में चल रहे थे। अब जैसे ही महिला शिक्षिका का नाम बताती है तो पुलिस वाले एकदम सख्ते में आ जाते हैं। दरअसल जिसको मारा गया था वो महिला शिक्षिका भी यह तो कोई और थी।
पुलिस वाले अब ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि आखिर फिर शिवानी वर्मा की हत्या क्यों की गई, जब तुम्हारे पति का किसी दूसरी महिला के साथ महिला शिक्षिका के साथ अवैध संबंध था। कहते हैं कि यह महिला शिक्षिका बीच में क्यों आई, इसे क्यों मारा तुमने, मरवाया तुमने। तो बस इतना था कि अब जो है फिर से दोबारा पूछताछ शुरू होती। तो सूत्रों ने बताया कि एक कन्हली शिव मंदिर एक रास्ता है, उस रास्ते से महिला शिक्षिका गुजरती है, उसकी जो स्कूटी का रंग है वो कुछ वैसा ही था और उसके हेलमेट का भी रंग कुछ वैसा ही था जैसा उस महिला शिक्षिका का था, ठीक है। और जैसे वो कपड़े पहनती है, चेहरे को इसी तरह से वो भी ढक के रखती है, सुबह वह इसी टाइम पे आती है, तो इस टाइम से वो शाम को वापस जाती है। तो लड़के ने जो पहले से शिव मंदिर के पास जाकर खड़े हो जाते थे, जो शूटर होते तो खड़े होकर इंतजार कर रहे थे, लेकिन उस दिन जिस शिक्षिका की हत्या करनी थी वो शिक्षिका उस दिन नहीं आई। इस रास्ते पे एक नहीं बल्कि 2 शिक्षिकाएं आती थीं और एक शिक्षिका होती है प्राथमिक विद्यालय भवानीपुर में जॉब करती है और इसी कन्हैली में जॉब होती है। दोनों का अलग अलग विद्यालय था लेकिन रास्ता एक ही था और यह एक बहुत ही बुरा इत्तेफाक था कि दोनों में से एक ही तरह की हेलमेट का कलर था, एक ही जैसी डील डॉल थी और स्कूटी का कलर भी सेम था, हेलमेट का कलर भी सेम था। तो इसे आप बड़ा ही इत्तेफाक कहेंगे कि इससे जो है उन दोनों को कंफ्यूजन हुआ और दोनों ने उसी तरह से अपने चेहरे को बिल्कुल कवर अप करके रखा था जैसे वो रखती थी। तो इसमें जो है वह अंतर नहीं कर पाए उस शिक्षिका में और इस शिक्षिका में। तो मारने जो गए थे वो दूसरी शिक्षिका को मारना था उनको, लेकिन उन्होंने जो है इस शिक्षिका यानी शिवानी की हत्या कर दी, जो एक गलतफहमी के कारण हुआ यह कि उस शिक्षिका जो है उस दिन जो नहीं आई थी, जिसका कत्ल करने के लिए इन लोगों ने सुपारी ली थी, उसकी तबीयत अचानक खराब होती है और उसने सोचा कि दिसंबर का महीना निकल ही रहा है तो सीएल यानी कैजुअल लीव जो है हम ले लेते हैं। तो उसने आकस्मिक अवकाश ले लिया था उस दिन और इस वजह से वो बच गई और उसकी जगह जो है बिना वजह का इस शिवानी की हत्या हो जाती है। और एक तरह से कहा जाए कि ये बिना मतलब की इसकी हत्या हुई। बेचारी वो कहाँ डीएम की तैयारी कर रही थी, क्या क्या सपने थे, लेकिन एक पल में वो सारे सपने उसके ख़त्म हो जाते हैं। उसे पता भी नहीं चलता है कि आखिर उसका दोष क्या था। और जब पेपर में ये खबर प्रकाशित होती है तो लोगों के मन में बहुत ही अचरज था कि आखिर ये कैसे हो गया। तो इसलिए एक कहावत इस पे बहुत सटीक बैठती है कि जब तक ऊपर वाला नहीं चाहता है तब तक आपकी मौत नहीं होती है। वह आपको सचेत करता है, वह आपको सुरक्षित रखता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है उस शिक्षिका की किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी। लेकिन उस शिक्षिका की किस्मत कितनी अच्छी थी बताइए, उसकी मौत लिखी हुई थी लेकिन उस दिन अचानक से उसकी तबीयत खराब होती है, वो सीएल लेती है और उसकी जगह उस शिक्षिका की किस्मत कितनी ज़्यादा खराब थी कि वो अचानक से उन शूटरों के सामने आ जाती है और बिना वजह मारी जाती है, ठीक है। तो मेरा यह कहानी सुनाने का मतलब बस यही है कि आप लोग सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और अपना ख्याल रखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।